हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के डॉट एजुकेशन हब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एसओएलडीयू के सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1500 एडी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक से उससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोट्स। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं सारे मेन टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले सालों में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमें इस टाइम पीरियड के बारे में किन किन सोर्सेज से पता चलता है। तो सबसे तीन सोर्सेज है मेन, विच इज लिटरेरी सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और फॉरेन अकाउंट्स। लिटरेरी सोर्सेज में आता है पर्शियन तारीख, बायोग्राफीज या जो ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे उन्होंने जो अकाउंट्स छोड़े उनसे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, स्कल्पचर्स, पेंटिंग जो भी हमें मिले हैं वो सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। थर्ड सोर्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो है फॉरेन अकाउंट्स, मतलब जितने भी ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे, फॉर एग्जांपल इब्न बतूता जो मोरक्को से थे, मार्को पोलो हो गया, इन सब से इन्होंने जो भी अकाउंट्स लिखे, जो भी बताया हमें अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली हूँ वो है पर्शियन तारीख ट्रेडिशन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में रेगुलरली पूछा जा रहा है। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है या इसको और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। सबसे पहले ये तारीख जो ट्रेडिशन है, तारीख ट्रेडिशन एक्चुअली होता क्या है? ये एक तरीका है कि हम हिस्ट्री को कैसे लिखेंगे, टाइमलाइन कैसे लिखेंगे, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था कि पर्शियन लैंग्वेज वगैरह में, कि पर्शियन में कैसे लिखी जाती है, जो कि उस समय में दिल्ली सल्तनत जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उसकी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। इसकी मेन फीचर्स है, एक तो पर्शियन जो ये तारीख ट्रेडिशन था, ये यूजुअली जो कोर्ट के हिस्टोरियन थे जो तारीख लिखते हैं कि कब कौन सा इवेंट हुआ, कौन से रूलर ने क्या नया कानून बनाया, क्या लॉ बनाया, क्या कौन सा मॉन्यूमेंट बताया, उसके लिए जो यूज करते थे। नेक्स्ट थी जो भी वॉर्स वगैरह हुई, एडमिनिस्ट्रेशन हुई, उसमें इसको यूज किया जाता था। ज़्यादातर जो सुल्तान होते थे, मतलब रूलर्स वगैरह होते थे, वही पेट्रोनाइज करते थे ऐसे हिस्टोरियंस को तारीख लिखने के लिए, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा ज़्यादातर जो तारीख ट्रेडिशन के तौर पे हिस्टोरियंस ने लिखा वो ज़्यादातर रूलर्स की तारीफ वगैरह थी, अथॉरिटी को जस्टिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ताजुल मसीह जो हसन निज़ामी थे, उन्होंने ये एक क्रॉनिकल है इब्न बतूता जो कि ट्रैवलर थे मोरक्को से, उन्होंने जो बताया। तबाते इस नासरी, ये मिनाज सिराज जो उस समय के क्रॉनिकलर थे उन्होंने लिखी। तारीख फिरोज शाह, ये कुछ एग्जाम्पल्स है क्रॉनिकलर्स के जिन्होंने हिस्टोरिकली इनको मेंशन करी। लेकिन इन सब में कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन ये थी कि एक तो क्योंकि ये सल्तनत या ये कह लो कि रूलर्स इनको पेट्रोनाइज करते थे, तो ये ज़्यादातर बायस थे, ये सिर्फ जो रूलिंग क्लास थी उनकी तारीफ और उनके रिलेटेड लिखा जाता था, इसमें कॉमन लोग के बारे में इतना नहीं था। दूसरा यही कि हाँ, कॉमन पीपल्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया था इनकी बुक्स में, इनकी स्टोरीज में। इसके अलावा ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते थे इंस्टेड ऑफ कि जनरली सोसाइटी कैसी है या एडमिनिस्ट्रेशन से के अलावा ये ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया करते थे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि हाउ कैन वी एनालाइज पर्शियन तारीख ट्रेडिशन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि एक तो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये होता क्या है, कौन कौन सी एक दो बुक अगर हम याद रख पाए क्रॉनिकल्स तो वो। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि इससे हमें इस टाइम पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है कि कौन से रूलर्स ने क्या किया, और इस पे बेस्ड जितने भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हैं कि या वॉर्स कौन सी हुई, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सबसे ज़्यादा यहीं से मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि पूरा ये जो टाइम पीरियड था हमारे इस सब्जेक्ट का 1200 से 1500 के बीच में, ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है जो 1206 में स्टार्ट हो गई थी और 1526 एडी तक टाइम पीरियड जो चला। तो इसमें मेनली हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी जो थे, टर्किश इन्वेजन जो इंडिया में हुआ था उनके गवर्नर थे। और ये एंड था इब्राहिम लोदी का, जिसमें फाइनली बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के और मुगल एम्पायर वगैरह स्टार्ट किया। तो उसके बीच का टाइम पीरियड पूरा दिल्ली सल्तनत से इंक्लूड होता है। तो हम स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा बेसिक अगर बैकग्राउंड बताऊं तो मैं मोहम्मद गौरी जो था उसने इन्वेड किया था, उसने बैटल ऑफ तराइन लड़ी पृथ्वीराज चौहान के बाद। और जब वो वापस जा रहा था 1200 समथिंग में, तो उसे कैंप में किसी ने मार दिया और अल्टीमेटली जो उसका जो गवर्नर था, कुतुबुद्दीन ऐबक या स्लेव भी कहते हैं,
उसने इंडिया में रह के दिल्ली में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करी और वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले जो स्टार्ट करी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, उसको मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 के बीच में। ऑफ कोर्स फर्स्ट रूलर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने लाहौर में अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करी और इसने बहुत सारे चेंजेस लेके आए। इस्लामिक समझ लो स्ट्रक्चर वो इंडिया में इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था इसका सेकंड रूलर, विच वॉज इल्तुतमिश, जो इसका सन इन लॉ था, क्योंकि इसको रियल कंसोलिडेटर कहा जाता है कि ये रियल कंसोलिडेटर था टर्किश इन्वेजन का या टर्किश इस्लामिक जो भी था इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे चालीसा, जिसमें 40 इंपॉर्टेंट नोबल्स जो मेनली सब कुछ सजेस्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, वो इस्टेब्लिश इसने किया था। जो कुतुब मीनार था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, उसको फिनिश इल्तुतमिश ने किया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चेंजेस जो इल्तुतमिश लेके आया वो था। इसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में वो ये है कि इसने जो इसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, उसको एज अ रूलर नॉमिनेट किया इंस्टेड ऑफ अपने बेटों के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। इसके बाद रज़िया सुल्तान आई। देन उसके बाद जो लीडर्स थे वो ऐसा तो कोई नहीं थे। गियासुद्दीन बलबन, ये इसकी डायरेक्ट डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था, बट इसने कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था रज़िया सुल्तान वगैरह को डिस्पोज करके, और ये सब है। तो बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें आया गियासुद्दीन बलबन। इसने बहुत सारे चेंजेस लेके आया। इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, अगर आपने सुनी हो तो, वो स्टार्ट करी, जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी जितने भी रॉबर्स हैं। और उन सब के बाद एक लास्ट रूलर आया कायकाबाद वगैरह आप कह सकते हैं, जो गियासुद्दीन बलबन का ही ग्रैंडसन था, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और इसको कह सकते हो फिनिश करके जलालुद्दीन जो खिलजी था उसने खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करी। नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है सेकंड, वो थी खलजी डायनेस्टी। 1290 से 1320 स्टार्ट जलालुद्दीन ने की। पर अगर रियल चेंज अगर किसी से कहें या इम्पोर्टेंट मेन लीडर जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसने बहुत सारी नई नई पॉलिसी लेके आए। एक तो मार्केट रेगुलेशन के लिए, मॉनेटाइजेशन मतलब करेंसी यूज करने के लिए। इसने भी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जो कि जलालुद्दीन ने थोड़ी टॉलरेंस पॉलिसी स्टार्ट करती उसके अगेंस्ट स्टार्ट करी। ये वो पहला रूलर था जिसने इससे पहले जितने भी रूलर्स आते थे वो जो इस्लाम है उनको अपना लीडर या खलीफा मानते थे, लेकिन इसने कहा कि यही डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है खलीफा के बिहाफ पे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी आए एंड इसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। एज सच कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे नहीं। इसको डिस्पोज ऑफ करके जो गाजी मलिक था उसने तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करी 1320 में। उसके बाद आया मोहम्मदीन बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन, नजीरुद्दीन मोहम्मद शाह। पर इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो है फिरोज शाह तुगलक, जिसने फिरोजाबाद और कोटला जो फोर्ट है वो सब इस्टेब्लिश किया और थोड़े चेंजेस वगैरह लेके आए। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आई सैयद डायनेस्टी, जिसमें सबसे इसे स्टार्ट किया था खिज़र खान ने। फिर मुबारक शाह, महमूद शाह, आलम शाह, और फर्दर डेवलप हुआ। लास्टली जो डायनेस्टी थी बेलूल डायनेस्टी, जो 1452 से 1526 तक थी। बेलूल, सिकंदर, और लास्ट था इब्राहिम लोदी, जिसको फाइनली बाबर ने डिस्पोज करके अपनी जो मुगल सल्तनत थी उसकी स्टार्टिंग करी। तो ये मेन 5 डायनेस्टीज थी जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आती है। मैंने आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मैंने मेजर मेजर बता दिया कि कौन कौन सी डायनेस्टी और रूलर्स वगैरह थे। आई थिंक ये इतना ज़्यादा है भी नहीं, आप बस मेन मेन ये नाम भी याद रखें कि ये 5 डायनेस्टी थी तो भी चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। है वो है दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर। ये इक्ता सिस्टम था जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इक्तदारी सिस्टम या इक्ता सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिस्टम था ये स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने 1210 में, और इसको थोड़ा और फर्दर रेगुलेट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो इक्ता है, इक्ता का मतलब होता है लैंड मेजरमेंट, और इक्तादार बेसिकली इसमें अपॉइंट किए जाते थे। उनका काम होता था टैक्स कलेक्ट करना, लैंड रिवेन्यू बेसिकली, और आर्मी को मेंटेन करना। और ये इसके अंडर कोई भी हेरिडिटरी राइट नहीं था लैंड के ऊपर, बट ये था कि नोबल्स को सैलरी की बजाय इक्ता दे दिया जाता था कि वो वहीं से रिवेन्यू कलेक्ट कर ले और सोल्जर्स वगैरह मेंटेन करे। तो ये जो सिस्टम था इसको इक्तदारी सिस्टम कहते थे। और अलाउद्दीन ने जब इसको चेंज किया तो इसने और ज़्यादा रेगुलेट कर दिया। इसने कहा कि भाई अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है। नोबल्स की जो पावर पहले इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश करी थी उसको पावर को रिड्यूस कर दिया। और जो इक्ता सिस्टम जो इससे पहले हेरिडिटरी नहीं था, ट्रांसफरेबल नहीं था, उसको ट्रांसफरेबल बनाया इसने।
नेक्स्ट अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इक़्तिदारी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो बड़ी आर्मी को मेंटेन करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि सोल्जर्स को सैलरी की जगह लैंड डेडिकेट कर दिया जाता था, जिससे ईजिली मेंटेन हो सकती थी। इसके अलावा फ्यूडल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया, वरना तो फर्दर डिवाइड हो जाते थे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे गवर्नर्स अपने आप को, वो सब थोड़ा सा अवॉइड हो गया इसकी वजह से। और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, मेन जो रूलर था उसकी अथॉरिटी इससे बनी रहती थी, तो ये मेन इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली पूछा गया कि इक़्तिदारी सिस्टम क्या था और इसे कौन लेके आया या इसका इम्पोर्टेंस क्या थी, तो इतना इसको थोड़ा और फर्दर इलेबोरेट कर देंगे तो आई एम श्योर आप इसे 5 मार्क्स में लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आर्किटेक्चर। जो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर था उसमें हमें इंडो इस्लामिक स्टाइल दिख जाएगा, मतलब पर्शियन इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडियंस ने बनाया तो इंडियन क्राफ्टमैनशिप भी दिखाई देती है बिल्डिंग्स में, इंस्क्रिप्शंस में। एक जो नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो थी आर्चेस, डोम्स, मीनार्स, लाइम सीमेंट, मार्बल, सैंडस्टोन इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, रेड सैंडस्टोन, ग्रे, ग्रीन, ये सैंडस्टोन इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ करे, तो ये एक नया चेंज था इंडिया के आर्किटेक्चर में। अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। वो था सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है। कुतुब कॉम्प्लेक्स 13th सेंचुरी में बनाया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है कुतुब मीनार का, जो 72 मीटर टॉल है। इसके अलावा इसमें मॉस्क भी आती है, अलाई दरवाज़ा है जो इसकी एंट्रेंस है। अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर कुतुब मीनार जो मेन स्ट्रक्चर है कुतुब कॉम्प्लेक्स का वो देखें तो वो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने फर्स्ट टावर बनाना स्टार्ट किया था और इसने इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था एक्चुअली अपने नाम पे नहीं, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी सेंट थे, उसके उसको कॉमरेट करते हुए इसने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, जो इससे नेक्स्ट रूलर था। और यूजुअली ये सिंबलाइज करता है कि इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट, कि हाँ अब से इंडिया में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो गया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट टावर तो बनाया ही था कुतुब मीनार का, इसके अलावा 2 मॉस्क भी बनाई। एक तो जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आती है विच इज़ कुव्वात उल इस्लाम, जिसको फर्स्ट मॉस्क भी कहा जाता है दिल्ली में, पहली मस्जिद। और दूसरी इसने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इसके अलावा इसने बहुत सारे जैन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स भी बनाए। और जो इसको कंप्लीट किया कुतुब मीनार को, एक तो इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट किया, इसके अलावा इसने कुएं बनाए थे या कैनाल्स कह लो, बहुत सारे बनाए, जैसे हौज़ शमशी, गंदक की बावली, कॉलेजेस इसने इस्टेब्लिश करे, चालीसा सिस्टम, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये आर्किटेक्चर में नहीं है बट मैंने जस्ट कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्या करा वो है। इसमें 40 नोबल्स को ये नॉमिनेट करते थे जो मेनली कंट्रोल करेंगे, ये वो वाला सिस्टम था। नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है वो अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने अलाई दरवाज़ा, जिसको ट्रू आर्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या ये बेसिकली है कुतुब, ये गेटवे है, कुतुब मीनार के एंट्रेंस कह सकते हो इसको, या गेटवे। नेक्स्ट इसने जमत खाना मॉस्क बनाई, हौसे अलाई बनाए जो बाद में हौस खास के तौर पे और फर्दर डेवलप हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक ने हौस खास पूरा इस्टेब्लिश किया, जिसने फिरोजाबाद टाउन भी इस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो मैंने यही थोड़ा सा मेंशन कर दिया उसका। नेक्स्ट अगर तुगलक के टाइम पीरियड में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो वो मेनली फोकस करते थे आर्चेस और डोम्स पे, उनका मिक्सचर वो बनाते थे, लेकिन इन्होंने जो मटेरियल यूज़ किए वो बहुत ही चीपर ग्रे स्टोन, ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर है इनका उसी से बना हुआ है। तुगलकाबाद जो सिटी है जहाँ आर्टिफिशियल लेक यमुना के साइड में, वो एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने स्लोपिंग वॉल का एक इंट्रोडक्शन किया, जैसे गयासुद्दीन की अगर टोम देखी जाए तो उसमें स्लोपिंग वॉल है, वो एक इनका थोड़ा सा एडिशन है। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब आर्किटेक्चर के बाद थोड़ा सा स्कल्पचर भी देख लेते हैं। इसमें ये इस्लामिक में ये मानते हैं कि ह्यूमन फिगर्स या एनिमल फिगर बनाना कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इन्होंने फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन इंट्रोड्यूस किया अपने आर्किटेक्चर में। आर्बेस्क एक स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट किया। इसमें था कि बिल्डिंग्स में कुरान के वर्सेस लिखे जाते थे, कुरान के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो दिखाए जाते थे। लास्टली अगर लिटरेचर की बात करें तो इस टाइम पे अरेबिक, पर्शियन, उसमें थोड़े बहुत संस्कृत के वर्ड, ये बहुत फेमस हुआ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर पोएट या लिटरेट की बात करें, स्कॉलर की बात करें, तो एक तो आमिर खुसरो थे जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में थे। इन्होंने नई पोइट्री स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, तबला और सितार इंट्रोड्यूस किया, कवाली जो बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सूफीज़ का, वो इस्टेब्लिश किया। एक और जो इम्पोर्टेंट हम स्कॉलर कह सकते हैं वो थे ज़ियाउद्दीन बरानी, जो कि जिसने बहुत सारी बुक्स और ये कह लो कि बायोग्राफीज़ लिखी है तुगलक डायनेस्टी को डिस्क्राइब करते हुए। तो याद रखना ज़ियाउद्दीन जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे थे, और जो आमिर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के थे। इस पे एक क्वेश्चन आया है एक बार,
बट आई डोंट नो इतना एक्सप्लेन मांगेंगे, बट स्टिल थोड़ा बहुत आमिर खुसरो के बारे में पता होने में कुछ बुराई नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इकोनॉमी की, कि दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी कैसी थी। तो प्राइमरीली क्या बात करें तो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर ही मेन था। इसके अलावा थोड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत डेवलप हुआ, क्राफ्ट्स वगैरह आर्टिजन्स वगैरह को बहुत प्रमोट किया जितने भी सुल्तान्स थे। टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था रिवेन्यू का या इनकम का। टैक्सेशन इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे लगाया, लैंड्स पे टैक्स लगाया जाता था जिसे खरच बोला जाता था, जिजिया। ये नॉन इस्लामिक है या हिंदूज वगैरह है उन पे लगाते थे। इसको इसको पिलग्रिमेज टैक्स भी बोल सकते हैं अगर डिफाइन करें तो, पिलग्रिमेज टैक्स। नेक्स्ट है ज़ाकत या रिलीजियस टैक्स, जो बेसिकली इस्लामिक जो पिलग्रिमेज है या इस्लाम पे भी लगाया जाता था, उन पे भी। तो रिलीजियस टैक्स और इसके अलावा माइंस पे टैक्स लगाते थे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो टैक्सेशन हम कह सकते हैं मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो टैक्सेशन ही था। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लैंड रिवेन्यू और ट्रेड एंड कॉमर्स। इकोनॉमी सबसे मेन यही कॉन्सेप्ट है। लैंड रिवेन्यू कैश और काइंड दोनों तरीके से लिया जाता था। 50% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैब प्रोड्यूस था वो स्टेट के पास जाता था, स्टेट एज इन रूरल को देना पड़ता था। इरिगेशन टैक्स भी इन्होंने लगाया था, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस जो थे वो एज ए इरिगेशन टैक्स पे करना पड़ता था। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो इस टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत डेवलप हुआ, इनलैंड एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ इंडिया और सेंट्रल एशिया, अरब, पर्शिया के बीच। हम ज़्यादातर स्पाइसेस, हॉर्सेस, टेक्सटाइल इम्पोर्ट वगैरह करते थे। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कि शिफ्ट क्या हुआ इकोनॉमी, तो इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक शिफ्ट ये आया कि हम सब्सिस्टेंस से मार्केट इकोनॉमी बनते जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी कैसे कि पहले बार्टर सिस्टम ज़्यादा था पर फिर कैश सिस्टम आया, मोनेटाइजेशन हुआ, मार्केट डेवलप होनी स्टार्ट की अलग अलग मार्केट में, और बहुत सारे रूलर्स ने से रिलेटेड रूल्स वगैरह भी बनाए। बहुत सारे शहर इस्टेब्लिश होने लग गए थे धीरे धीरे। मनी का यूज़ बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो धीरे धीरे इकोनॉमी शिफ्ट होने लगी। जैसे अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो 5-5 मार्क्स के तौर पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, या ये कह लो कि जो 13 मार्क्स का क्वेश्चन या 12 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो यही है। जैसे कि पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था वो बताओ। हालांकि जो शेरशाह सूरी है वो बहुत बाद में आया, बट स्टिल इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। शेरशाह सूरी ने एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम लेके आया था कि लैंड को मेजर किया जाएगा और फिर टैक्स फिक्स करेंगे, उसके बेस पे लैंड को क्लासीफाई करेंगे। रिवेन्यू दी जाएगा कि कितनी प्रोडक्टिविटी है, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ है उस लैंड पे, उस हिसाब से रिवेन्यू फिक्स किया जाएगा। और पेमेंट कैश में भी होगी, काइंड में भी होगी। इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इससे जो किसानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। स्टेट का रिवेन्यू बहुत बढ़ने लगा क्योंकि लैंड क्लासिफाई कर दिया गया था और पेमेंट रेगुलर मिलने लगी थी। और यही सेम सिस्टम बाद में अकबर ने भी अपनाया, मुगल्स ने बेसिकली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या क्या चेंज आया। तो ये आया कि एक तो कल्टीवेशन एक्सपेंड हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में एग्रीकल्चर होने लगा। नेक्स्ट कुछ न्यू क्रॉप्स थी जो इंट्रोड्यूस की गई, जैसे स्पिनच, शुगर केन। इरिगेशन सिस्टम के लिए बहुत एफर्ट्स किए गए, जैसे खिलजी ने, तुगलक्स ने, बहुतों ने कैनाल्स बनाए गए, बहुत सारे कुएं खोदे, जो हमने जैसे पिछले स्लाइड में पढ़ा था। आर्किटेक्चर में भी मैंने बताया था, उन्होंने एक दो वेल्स बनाए, वो सब है। टेक्निक्स जो थी नई नई आई, जैसे पर्शियन व्हील, उसका इंट्रोड्यूस किया गया इरिगेशन में। इसके अलावा प्लग सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव वगैरह किया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आए। थर्ड जो इकोनॉमी में चेंजेस आए वो था मार्केट रेगुलेशन। अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेसिफिकली उसने मार्केट रेगुलेशन के लिए स्ट्रिक्टर लॉज बनाए। मेन एम या क्वेश्चन जो पूछा गया वो एक तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या था मार्केट रेगुलेशन का और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो अगर एम या ऑब्जेक्टिव पूछे तो एम था ताकि जो बड़ी आर्मी है उसको कम पैसों पे या कम कॉस्ट में भी मेंटेन किया जा सके, क्योंकि सोल्जर्स को कैश में पे कर दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि जो भी हुआ है लैंड से या मार्केट को रेगुलेट करें। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो या होर्डिंग ना हो चीज़ों की, इसलिए ये मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें होता क्या था कि एक तो जो इसेंशियल गुड्स हैं, बेसिक फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनके लिए प्राइसेस फिक्स कर दिए थे, तो कोई भी ज़्यादा नहीं मांग सकता था। सेकंड थिंग, उसने 3 मार्केट में डिवाइड किया मार्केट्स को। एक तो फूड मार्केट, एक ग्रेन मार्केट और एक क्लॉथ मार्केट। बेसिकली ये मार्केट्स, एक मतलब फूड ग्रेन एक,
फिर क्लोथ एंड देन हॉर्स एंड स्लेव्स के लिए एक अलग मार्केट। और तीनों मार्केट को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, और अगर कोई भी वॉयलेट करने की कोशिश करता था तो उसको स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये कुछ रेगुलेशन थे जो मार्केट के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए थे। अब इन मार्केट रेगुलेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ ये भी कह सकते हो। तो एक तो इससे प्राइस बहुत स्टेबल हो गए, क्योंकि फिक्स प्राइस थे इसेंशियल गुड्स के लिए, और हर मार्केट को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था, तो प्राइस स्टेबिलिटी आई। सेकेंडली, इससे सोल्जर्स का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि कैश पेमेंट मिल रही है और वो लार्ज आर्मी भी मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन इससे एक जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता था, पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी। ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव साइड कह सकते हैं, बट मेनली यही है। नेक्स्ट इज मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में गोल्ड, कॉपर, सिल्वर कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंपेयर टू बार्टर सिस्टम, ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इनलैंड भी और ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह डेवलप किए गए, कैनाल सिस्टम डेवलप किए गए, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया, नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए। एक नेक्स्ट चीज़ जो आई वो थी अर्बन सेंटर्स, मतलब शहरों बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, जैसे दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, दौलताबाद, ये नए नए शहर इस्टेब्लिश होने लगे, और एक अर्बन सोसाइटी बनी जिसमें नोबल्स, ट्रेडर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में थे। रीज़न क्या थे कि इतने बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स इमर्ज होने लगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, तो उन्हें एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यूज़ किया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट या ट्रेडर्स आके यहाँ पे रहने लगे, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, रोड्स, हाईवेज, रेस्ट हाउसेज जिसको आजकल हम गेस्ट हाउस या होटल्स कहते हैं, वो बहुत डेवलप हो गए थे। इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बहुत इस्टेब्लिश होने लग गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी बेसिक इंडस्ट्री, स्पाइसेस और फूड ग्रेन्स वगैरह। मिलिट्री गैरिसन हाउसेस बहुत ज़्यादा बनने लगे। तो ये कुछ इकोनॉमिक चेंजेस थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको उस टाइप का बता देती हूँ। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि इकोनॉमिक चेंजेस दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या क्या हुए, या फिर एक एक जो ये इम्पोर्टेंट है कि शेरशाह सूरी के सॉरी शेरशाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था वो एक्सप्लेन करो, या अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ सकता है इंडिविजुअली, या ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे कैसे हम कह सकते हैं कि अर्बन सेंटर्स में राइज होता, क्या कॉज था या क्या इम्पैक्ट था। मेन क्वेश्चन यही है, तो आपको ओवरऑल भी पता होगा तो आप ये एक दूसरे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करेंगे रिलीजन के बारे में। तो रिलीजन में इसमें ये था, इस्लामिक तो था ही मेनली, बट एक जो एक चेंज जो आया वो था इसमें सूफीज्म का इंट्रोडक्शन हुआ। सूफीज्म एक तरीके से हम कह सकते हैं मिस्टिकल फॉर्म इस्लाम वगैरह की, जो पर्शिया में इंट्रोड्यूस स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडिया में 11th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। इसमें ये कहते हैं कि भगवान की स्पिरिचुअल सर्च करनी चाहिए, और ये जो भी मटेरियलिस्टिक या रिचुअल्स वगैरह थे वो उसमें नहीं मानते थे, जो ऑर्थोडॉक्सी, हिपोक्रेसी थी, उन सबको ये अवॉइड करते थे। ये कहते थे कि भगवान बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि वो तुम्हारे आशिक हैं और तुम्हें उस सेंस में उन्हें परस्यू करना है। सेल्फ डिसिप्लिन में ये बहुत बिलीव करते थे, टॉलरेंस में, पिलग्रिमेज में ये बहुत मानते थे, और इन्होंने ये जितनी भी ऑर्थोडॉक्सी या मटेरियलिज्म चीज़ें थी इनको अवॉइड करने के लिए कहा। अब सूफीज्म में दो मेन ऑर्डर्स जो इमर्ज हुए वो थे, एक तो बशारा, एक थे बशारा। बशारा में वो लोग होते थे जो इस्लामिक लॉ को ओबे करते थे या मानते थे। इसके अंदर पर्टिकुलरली 12 ऑर्डर्स या सिलसिला जिसको बोलते हैं वो थे, जिसमें से दो मेन जो थे वो थे चिश्ती और सुहरवादी। उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक सेकंड ऑर्डर जो था वो था बिशारा, जो यूजली ज़्यादा लिबरल्स थे। इसमें वो सारे मॉन्क्स आ गए जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, या इनको मस्त कलंदर या आप लोगों ने बाबा के तौर पे भी देखा होगा, जो झोली लेके और जो मांग के भिक्षा मांग के बेसिकली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोग। तो मेनली हम दो दशहरा के अंदर दो सिला या दो ऑर्डर को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वह चिश्ती और सुहरवादी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चिश्ती ऑर्डर सेंट्रल एशिया में अबू इशाक शमी जो था उसने स्टार्ट किया था। इंडिया में इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन जो अजमेर के थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया, उन्होंने और डेवलप वगैरह किया। इनकी जो दरगाह है अजमेर शरीफ दरगाह, आपने सुना भी होगा, राजस्थान बहुत सारे इस्लामिक लोग पिलग्रिमेज करते हैं, मुस्लिम्स पिलग्रिमेज करते हैं यहाँ पे।
निज़ामुद्दीन औलिया ये भी चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करते थे, जिसकी नाम पे निज़ामुद्दीन दरगाह है जो दिल्ली में है। इनायत खान जो था, इसे मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह ने बनाया इनके लिए जो ये मस्जिद और वो सब है। सुहरवादी ऑर्डर की बात करें तो इसे स्टार्ट किया था अब्दुल वहीद अबू नजीर ने। इंडिया में जो बहुत एक फेमस अगर कहें कि किसने किया या पॉपुलराइज किया तो बहुद्दीन ज़कारिया, जो कि लीडर कहा जाता है। और ये जो ज़्यादातर सुहरवादी में जो थे, अगर लोगों की बात करें तो वो यूजुअली रिच लोग जो थे या हाई कास्ट के जो लोग थे जिनके उनके पास गवर्नमेंट पोजीशन वगैरह थी, उन्होंने सुहरवादी को ज़्यादा फॉलो किया कंपेयर टू चिश्ती वगैरह। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें वो था भक्ति मूवमेंट। रिलीजन वाइज अगर इस टाइम पे एक और चीज़ जो बहुत फेमस हुई वो थी भक्ति मूवमेंट। आई एम श्योर आपने पिछली जो सेमेस्टर था उसमें थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया होगा, जो 6th और 9th सेंचुरीज में हुआ था अलवर्स और नयाना, जिसमें शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स के बारे में पढ़ा होता कि ये दो मेन रिलीजियस ही समझ लो, दो मेन भगवान को जो डिपिक्ट करते थे। लेकिन जो इस टाइम पीरियड में 12th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट आया, ये थोड़ा ज़्यादा लिबरल सा है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर भगवान और उन सबसे रिलेटेड नहीं था। पर इसमें जो लिबरल मूवमेंट्स में जो मेन इम्पॉर्टेंट लीडर है वो है रामानुजन, कबीर, रविदास, गुरु नानक, जिन्होंने सिखिज्म की इस्टेब्लिशमेंट करी 15th सेंचुरी के एंड में। वो सारे बहुत फेमस है, जिसमें से एक दो आपको जो पता होने चाहिए। एक तो रामानंद है जो इलाहाबाद में जिनका जन्म हुआ था। ओरिजिनली ये रामानुजा जो इससे पहले एक थे, उसके फॉलोअर्स वगैरह थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद का सेक्ट इस्टेब्लिश कर लिया। और ये राम जो भगवान राम है उनकी वर्शिप किया जाता था और मानते थे कि भाई पूजा थोड़ी सिंप्लीफाई होनी चाहिए, इतने रिचुअल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और ये कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे कि भाई कास्ट सिस्टम वगैरह को ये अवॉइड करते थे। दो मेन कंट्रीब्यूशन अगर हम इनका कहें तो ये थे, एक तो इन्होंने डिसिपल्स मतलब अपने जो भी शिष्य थे वो सारे कास्ट के लिए। कबीर जो थे वो जो एक मुस्लिम थे वो भी इसके वो थे डिसिपल। रायदास जो कि एक कॉबलर था वो भी इसका डिसिपल था। सद्दानंद जो बचर था, धन्ना जो जाट फार्मर था, पीपा इवन जो राजपूत था वो इसका एक डिसिपल था। तो मतलब इन्होंने बहुत अलग अलग कास्ट के लोगों को इंक्लूड किया अपने डिसिप्लिन में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इसका। सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कबीर, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी इसको भी हम एक तरीके से मिस्टिक सेंट कह सकते हैं। इनका जन्म हुआ था बनारस में एक ब्राह्मण फैमिली में, लेकिन बाद में इनको पाल पोस के बड़ा किया था एक मुस्लिम वीवर फैमिली में, तो इसलिए इसको मुस्लिम भी कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए ये हिंदुइज्म प्लस इस्लाम ये दोनों टीचिंग बेसिकली प्रोक्लेम करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हिंदू और मुस्लिम को एक लेके आना, जो भी ये मूर्ति और रिचुअल्स वगैरह थे इसके ये अगेंस्ट थे। कास्ट सिस्टम के ये बहुत अगेंस्ट थे। ये मानते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सब लोगों की भगवान के सामने। इसके फॉलोअर्स को कबीर पंथी कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, बहुत सारे बुक्स पोएम्स वगैरह भी लिखी है, जैसे कबीर बीजक, परछाई, साखी ग्रंथ, ग्रंथावली। ये कुछ बुक्स हैं या ये कह लो ये कुछ लिटरेचर है जो कबीर ने लिखी है। नेक्स्ट अब ये दो जो दोनों ये सूफीज्म था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? तो ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इससे डेवलपमेंट हुई। जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, इससे पहले जो ये संस्कृत या पर्शियन थी, उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज बहुत डेवलप होने लगी, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, ये बहुत फेमस हुई। सेकेंडली अब जो इतने रिचुअल्स वगैरह थे जिससे लोग थोड़े से परेशान थे, कास्ट सिस्टम वगैरह था उसके अगेंस्ट था, तो इससे इसलिए मासिस में ये बहुत फेमस हुआ। इसमें कास्ट सिस्टम को बहुत कंडेम किया जाता था। लोअर कास्ट के लोगों की ने जब से भक्ति को या सूफिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया तो उनकी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हुई। वुमेन को इम्पोर्टेंस मिली इसके अंडर, जो कि अब तक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वुमेन्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। एक रिलीजन बिल्कुल सिंपलाइज हो गया, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं थे, बस भगवान की पूजा करनी थी, डिवोशन दिखाना था मेनली। और इसमें चैरिटी को बहुत प्रमोट किया गया, लोगों की दूसरे लोगों की सर्विस करने को पे ज़्यादा ध्यान जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है भक्ति और सूफिज्म में। एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना और इनको और फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो एक एक पॉइंट है इनको, और एक कबीर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर रोल्स, मतलब सोसाइटी। सोसाइटी तो बेसिकली पैट्रियार्कल ही थी, इतनी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड मतलब जिसको कह सकते हैं वो सोसाइटी थी। औरतों का रोल बहुत ही लिमिटेड था। पर्दा सिस्टम बहुत फेमस था।
और उनको वुमेन्स के पास इनहेरिटेंस राइट भी इतना ज़्यादा नहीं था, विडोज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे एजुकेशन प्रमोट हुई, जैसे भक्ति मूवमेंट और सूफीज़्म आया, तो जेंडर रोल्स में थोड़ा बहुत चेंज आया। जैसे सबसे पहले अगर हम एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो है वुमेन भक्ता या वुमेन सेंट के ऊपर। ये शॉर्ट नोट में ही पूछा गया है मेनली तो, बट स्टिल एक बार मीराबाई एक बहुत ही फेमस सेंट, आप सबने नाम सुना होगा। ये 15-16 सेंचुरी में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। इन्होंने जो विडोहुड का पूरा सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट इन्होंने गई, इन्होंने बहुत सारे भजन बनाए ब्रज में, और इन्होंने जो रॉयल लाइफ थी उसको ठुकरा के और पैट्रियार्कल कंट्रोल के बाहर जाके इन्होंने भक्ति की। तो ये एक डिवोटी है जिसके बारे में, अंडल एक डिवोटी है जिसको अर्लीस्ट वुमेन सेंट्स भी कहा जा सकता है। इन्होंने अपने इमोशन और पर्सनल टर्म्स के बेस को एक्सप्रेस करते हुए बहुत सारे भजन, बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए, पोएट्री बनाई। एक लाल डेड या लाला डेड कैसे भी प्रोनाउंस करो, कश्मीरी मिस्टिक पोएट थी। वो शिव और सूफी आइडियाज दोनों को मिक्स करके उन्होंने बहुत सारे पोएम्स वगैरह बनाए, लिटरेचर बनाई। इन्होंने रिचुअल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, इन्होंने कहा कि जेंडर रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, भगवान को सब परस्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भक्त थे जिन्होंने चेंजेस लेके आई। अब इन सब का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सिग्निफिकेंस ये हुआ कि धीरे-धीरे वुमेन्स की वॉइसेस सामने आने लगी, वुमेन्स क्वेश्चन करने लगी कि भई पैट्रियार्की क्यों, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने खड़ा हुआ। उन्होंने वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे-धीरे बढ़ने लगा पब्लिक लाइफ वगैरह में। इनकी जो पोएट्री थी वो फीमेल के एक्सपीरियंस को ही ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करती थी। तो बेसिकली कह लो कि ये वॉइस मिली वुमेन्स को अपनी बातें रखने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जो इस टाइम पीरियड में सोसाइटी में आया। नेक्स्ट अगर पॉलिटिक्स में जेंडर की बात करें तो ज़्यादातर जेंडर रोल्स, और सिर्फ पॉलिटिक्स में इन द सेंस सिर्फ रूलर में नहीं, रूलर प्लस जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी, पोजीशंस थी मिलिट्री में या कोर्ट में, वो सब मेल डोमिनेटेड थी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है रज़िया सुल्तान, इकलौती रूलर पूरी दिल्ली सल्तनत की पांचों डायनेस्टी में, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था एज अ रूलर 1236 से 1240 में। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, और इल्तुतमिश की बेटी, और इसको इल्तुतमिश ने इसकी पे चूज किया था ना कि जेंडर के बेसिस पे। लेकिन इसके लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। इसने जो चैलेंजेस फेस किए वो थे, एक तो जो टर्किश नॉबल्स जो भी थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो मानते नहीं थे कि भाई एक वुमेन भी रूल कर सकती है। उन्होंने फीमेल अथॉरिटी को मना किया, उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट जो वुमेन रूलर्स के अगेंस्ट पहले से सोशल प्रेजुडाइज है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसने जो पॉलिसीज लेके आई वो क्या थी? एक तो ये बिना पर्दे के इसने पूरी कोर्ट को एड्रेस किया, जो कि पहले अलाउड नहीं था फेमेंस को। इसने आर्मीज को लीड किया वॉर में, और जितनी भी जगह थी इसने कोर्ट पब्लिकली ओपन किए, कोर्ट में वुमेन्स को अलाउ किया कि वो अपनी बातें रख सके। इसने बहुत सारे ऑफिशियल्स को कि वो डिपेंड नहीं करते कि कौन सी लीनियज से बिलोंग करते हैं, अगर जो वो मेरिट के बेसिस पे इसने बेसिकली उन्हें अपॉइंट किया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो ये पॉलिसीज में ले गए। इसका सिग्निफिकेंस ये क्या था कि पहली बार ये है कि पैट्रियार्कल पॉलिटिकल नॉर्म्स को चैलेंज हुआ कि भाई एक वुमेन भी लीड कर सकती है, रूल कर सकती है। इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई वुमेन की कैपेसिटी कितनी है रूल करने की, वो क्या क्या कर सकती हैं। और ये दिखाते हैं कि बेसिकली मिडिवल टाइम में कितनी बायसनेस थी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर पाई, सिर्फ 4 साल मुश्किल से, और उसमें भी आसानी से नहीं था। उसमें भी बहुत सारी वॉर्स थी, इंटरनल वॉर्स, एक्सटर्नल वॉर्स। तो ये दिखाते हैं कि एलिट सोसाइटी के लिए कब कितना खतरा लगता था वुमेन से। और नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल पॉलिटिकल कल्चर। मतलब इस टाइम पीरियड पे जब दिल्ली सल्तनत दिल्ली में और आसपास के एरिया में डेवलप हो रही थी, उस टाइम में और कौन से रीजनल एरियाज थे जो बहुत डेवलप हुए, और जब धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होते चला गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। जैसे तुगलक एरा जब खत्म हुआ मेनली, जिसके बाद सैयद्स और लोधीज आए, तो उसके बाद में धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई रीजनल किंगडम्स की। जो वहाँ के गवर्नर्स थे, प्रिंसिपैलिटीज थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ईस्ट साइड में देखे बंगाल वाले एरिया में अय्यज शाह ने, इसके बाद उड़ीसा रूलर था गजपति शारिक, जो जौनपुर के रूलर थे, मुल्तान सिंह, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। वेस्ट में गुजरात, मालवा, मेवाड़ वगैरह जो थे वो डेवलप हुए इंडिपेंडेंट, और वो एक दूसरे पे कंट्रोल बेसिकली समझ लो कह सकते हैं। साउथ में जो दो इम्पोर्टेंट किंगडम आई वो थी विजयनगर एम्पायर और बहामानी किंगडम। अब हमें ये सारा नहीं पढ़ना है,
कोई सेंस भी नहीं बनता सारा पढ़ने का। आपको 3 मेन ज़ोन पता होना चाहिए, एक है विजयनगर एम्पायर, एक है बहमानी किंगडम और एक है गुजरात। ये 3 मेन है जिस पे आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं, तो हम बस इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर में 4 ये कह लो डायनेस्टीज या 4 मेन डायनेस्टीज आई। सबसे पहले आई संगम डायनेस्टी 1336 से 1485, फिर सुलुवा डायनेस्टी, तलुवा, आर्मरिड या अराविडू डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो ये 4 मेजर डायनेस्टी थी। अब हम चारों डायनेस्टी की बात तो नहीं करेंगे इंडिविजुअली या रूलर्स की नहीं, पर जो मेन है उसकी बातें कर लेते हैं कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन विजयनगर एम्पायर में क्या था। तो एक तो नायका सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मिलिट्री में जो मिलिट्री का लीडर होगा उसको नायक बोलते थे, और वो ही वेपन्स को मेंटेन करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा, और ये हेरिडिटरी पोजीशन होगी। इन्होंने सोसाइटी में 4 कास्ट वगैरह थी, स्लेवरी इस टाइम में भी थी, एग्रीकल्चर स्टिल मेन ऑक्यूपेशन था, ओवरसीज ट्रेड थोड़ा डेवलप हो रहा था, मंदिर बहुत सारे बनाए गए, विठल स्वामी, हजार राम स्वामी, एकम प्रांत। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है वो है कृष्ण देव राय, जो तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे 1509 से 1530। इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ये बहुत खुद एक स्कॉलर थे, मतलब खुद लिटरेचर वगैरह लिखते थे, पोएट थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए, जैसे थालास्वामी टेम्पल था। इन्होंने जो नागलपुरम शहर है वो इस्टेब्लिश किया। ये वैसे तो वैष्णवाइट थे, बट स्टिल वो सारे रिलीजन को फॉलो किया करते थे, पैट्रोनाइज किया करते थे। इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल पोइट्स को बहुत पैट्रोनाइज किया और उनको डेवलप करने में हेल्प की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो अलग से पूछा गया था वो बताया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट किंगडम थी वो थी बहमानी किंगडम, जो स्टार्ट हुई थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्टार्ट की थी 1347 में। फिर ताजुद्दीन आए, अहमद शाह आए एंड महमूद गवानी आए लास्ट में, क्योंकि इसके बाद जो गवर्नर्स थे अलग अलग एरिया के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया और उसके बाद 4 अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो गई थी ये बहमानी किंगडम। और जो बहमानी और विजयनगर एम्पायर थी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ वॉर में थी बेसिकली। इनके बीच में चलता रहता था लड़ाई झगड़ा, वो सारा कॉन्सेप्ट अलग है, पर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। रिफॉर्म्स जो बहमानी किंगडम के टाइम हुए, एक तो इन्होंने 8 प्रोविंसेस में डिवाइड कर लिया था पूरे एरियाज को, जिसको अतरफास बोलते थे। इन अतरफास को एक एक गवर्नर कंट्रोल करता था, जिसको तरफदार बोला जाता था। ये टैक्स कंट्रोल करते थे, आर्मी भी तरफदार के कंट्रोल में रहती थी, और सैलरी यूजली या तो कैश में या जागीर में। जागीर में होता है कि जब हम एरिया एज अ सैलरी दे देते हैं, किसी को लैंड दे देते हैं, वो था। मेजरमेंट लैंड को मेजर किया जाता था, उसके बाद फिक्स की जाती थी अमाउंट कि कितना पेमेंट करना है। नोबल्स डिवाइड कर रखे थे ओल्ड कमर्स और न्यू कमर्स के बीच में। तो ये कुछ चेंज थे जो बहमानी किंगडम में हुए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में जो डायनेस्टी थी उसको मुजफ्फरी डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि इसे स्टार्ट किया था मुजफ्फर शाह, या जिसको जफर खान भी बोलते हैं कुछ लोग, 1407 में। फिर अहमद शाह है जिसको रियल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि इसी ने जो कैपिटल थी वो अहमदाबाद में शिफ्ट करी थी। बहादुर शाह आए, और फिर फाइनली जो लास्ट इतने सक्सेसर्स वीक थे, इसलिए मुगल्स ने फाइनली अकबर ने इसको कंट्रोल कर लिया और गुजरात पे कब्जा कर लिया था। मेन एडमिनिस्ट्रेशन था कि इनका जो जस्टिस और रिवेन्यू सिस्टम था वो चालुक्यास के हिसाब से ही था। प्रोविंसेस डिवाइड हो रखी थी, और जिसको अमिल्स जो लीडर होते थे वो हेड करते थे। अहमदाबाद सिटी जो इन्होंने इस्टेब्लिश करी, इनके आर्किटेक्चर में इस्लामिक एलिमेंट दिखता है। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं। तो मेनली आपको विजयनगर और महामानी ये 2 मेन किंगडम है, इनके बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए। मैं मेनली SOLDU के सारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और थैंक यू सो मच।